लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग संविधान के अंतर्गत सरकार का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और सरकार के अध्ययन के अंतर्गत इस बात को समझना है आपको कि सरकार के कितने अंग होते हैं। संसार के सभी देशों में, सभी देशों के राज व्यवस्थाओं में सरकार के मूलतः 3 अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है, विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण और संविधान में संशोधन होता है, जबकि न्यायपालिका के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा निर्मित और क्रियान्वित कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो न्यायपालिका को इसीलिए संविधान का संरक्षक कहते हैं और उसे मूलाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब दूसरी बात समझना है कि चूँकि भारत में संघवाद है और संघवाद के अंतर्गत दोहरी सरकारों का गठन आवश्यक होता है, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। यद्यपि संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भारत में वर्तमान में 13वीं सरकार का गठन हो गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ने के कारण पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय सरकार भी संविधान के अंतर्गत गठित होने वाली सरकार बन गई है। यह संघवाद की विशेषता है। इसलिए आपको दोहरी सरकार के अंतर्गत पढ़ना है, एक केंद्र की कार्यपालिका, दूसरा राज्य की कार्यपालिका, तीसरा है केंद्र की विधायिका और चौथा है राज्य का विधानमंडल। लेकिन भारत में संघवाद के इस लक्षण को लागू नहीं किया गया है कि भारत में दोहरी न्यायपालिका का भी गठन हो। क्योंकि यहाँ पर एकहरी न्यायपालिका का गठन है। केंद्र की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका अलग अलग नहीं है, बल्कि एकहरी न्यायपालिका है। सबसे नीचे अधीनस्थ अदालतों का गठन है, उसके ऊपर राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय का गठन है और सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय का गठन है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। तो अब आइए हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं आज संघ के कार्यपालिका। संघ के कार्यपालिका का आपको अध्ययन करना है और संघ के कार्यपालिका में 2 कार्यपालिकाओं का गठन है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र के कार्यपालिका, और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में आपको अध्ययन करना है 2 का, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अध्ययन करना है और राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का अध्ययन करना है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री का अध्ययन करना है और प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र के मंत्रिपरिषद को भी समझना है। इस पर आधारित सवाल आपको आता है। बट ये सब बातें हम लोग करना स्टार्ट करें, आपको सबसे पहले यह बात समझ लेना है कि नाम मात्र के और वास्तविक कार्यपालिका का यह वर्गीकरण आखिर क्यों किया गया। क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत यह वर्गीकरण नहीं है, अमेरिका में यह वर्गीकरण नहीं है। यह वर्गीकरण भारत में ब्रिटेन से स्वीकार किया गया
और इस वर्गीकरण का कारण क्या है? इस वर्गीकरण का कारण भारत में संसदीय शासन को अपनाना है। भारत में संसदीय शासन को अपनाना है, परंतु अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कारण यहाँ नाम मात्र और वास्तविक दोनों ही शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। वास्तविक दोनों शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष है। सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष किस देश का है? सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका का है। नाम मात्र के और वास्तविक कार्यपालिका का वर्गीकरण केवल संसदीय शासन में होता है। इंग्लैंड में था, क्योंकि इंग्लैंड ही संसदीय शासन का जन्मदाता है और भारत में संसदीय शासन को इंग्लैंड से लिया गया, इसलिए भारत में भी यह वर्गीकरण पाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन में राजा के समान है। यह ब्रिटेन में किसके समान है? राजा के समान है। बट राजा वहाँ का वंशानुगत आधार पर आता है, जबकि राष्ट्रपति यहाँ पर निर्वाचित है और निर्वाचित होने का कारण है भारत के द्वारा गणतंत्र को अपनाना। इसलिए भारत में संसदीय गणतंत्र पाया जाता है। संसदीय गणतंत्र पाया जाता है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र पाया जाता है। संवैधानिक राजतंत्र भी इसको कहते हैं। खैर, ये बातें आपने बखूबी समझ लिया होगा। अब इस बात को समझने के बाद आपको यहाँ पर जानना है कि राष्ट्रपति को क्या क्या कहा जाता है। यह संघ के कार्यपालिका का प्रमुख है। संघ के कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो संघ के कार्यपालिका का यह प्रमुख है। दूसरा, यह राष्ट्र एवं संविधान के अनुसार यह अध्यक्ष है। इसलिए अगर यह सवाल आता है कि संविधान और राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति। लेकिन इसके साथ साथ शासन का या सरकार का शासनाध्यक्ष या सरकार का अध्यक्ष कौन है, अगर यह सवाल आता है तो हमको बताना है प्रधानमंत्री। राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, लेकिन शासनाध्यक्ष है प्रधानमंत्री। इतनी बातें आपने समझा। गणतंत्र का यह प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। इतनी बातें जब हो गई, तब अब आपको समझना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के राष्ट्रपति का लोकेशन क्या है, वह कहाँ पर है, और उसके पद और उसकी शक्तियों का ब्यौरा
भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार से दिया गया, यह बात हमको जानने की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या है? एक राष्ट्रपति होगा। इस बात का उल्लेख किया गया आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। यहाँ पर सवाल है कि अधीनस्थ अधिकारी का तात्पर्य क्या है? अधीनस्थ अधिकारी कहते हैं केंद्र के मंत्रिपरिषद को अधीनस्थ अधिकारी कहा जाता है। क्योंकि अधीनस्थ अधिकारी का आशय प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, यह केंद्र का मंत्रिपरिषद होता है। इसकी सहायता से इनके द्वारा कार्य किया जाएगा। दूसरा, इसमें एक संशोधन हुआ था और इसमें संशोधन हुआ 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और 1976 में यह प्रावधान किया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका आशय यह भी है कि सलाह के बिना या सलाह के विरुद्ध वह कोई कार्य नहीं करेगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा। 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में एक अन्य बदलाव किया गया, और बदलाव यह था कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु यदि मंत्रिपरिषद संशोधन या बिना संशोधन के यदि पुनः राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना होगा। इस बात का प्रावधान किया गया आर्टिकल 53 के अंतर्गत,
आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारी का अर्थ मंत्रिपरिषद होता है। 42वें संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना या उस सलाह के विरुद्ध राष्ट्रपति के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के पद प्रतिष्ठा में थोड़ा सा इजाफा दिखलाई पड़ता है तब, जबकि यह प्रावधान कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद चाहे संशोधन या बिना संशोधन के यदि उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है। वास्तविक कार्यपालिका शासन और सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। खैर, ये बात तो हो गई। देखिए, अब हम लोगों को समझना है कि राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रतीक है और गणतंत्र का प्रतीक होने के कारण स्वाभाविक बात है कि वह जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, परंतु उसका यह निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो सवाल यहाँ पर यह हुआ कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का एक निहितार्थ और कारण भी है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में इसलिए कराया गया, पहला, क्योंकि यह केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है, वास्तविक कार्यपालिका का नहीं। यदि इसका चुनाव प्रत्यक्ष कराया जाता और प्रधानमंत्री का भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है एक लोकसभा के सदस्य के रूप में, तब दोनों की शक्तियों में टकराव की संभावनाएं बनती। इसलिए इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाए। संविधान के निर्माताओं के द्वारा विचार विमर्श के पश्चात इसका प्रावधान किया गया। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष इसलिए भी कराया गया क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आम चुनाव में राज्य का धन और समय अनावश्यक रूप में खर्च होता है, राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल होता है और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभाओं को भी इसके निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। देखिए, आपको यहाँ पर जिस बिंदु को स्पष्ट रूप में जानना है वह है कि केवल निर्वाचित सदस्य, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के या राज्य में विधानसभा के, खाली निर्वाचित सदस्य ही
निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रतीक है और मनोनीत सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते, इसलिए मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया। आप कहेंगे राज्य में विधान परिषद को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। अतः यदि कुछ राज्यों में गठित विधान परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अभिन्न अंग बना दिया जाता तो असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती, इसलिए केवल विधानसभा के सदस्यों को ही इसमें सम्मिलित किया गया। दूसरा है अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति या प्रणाली का उल्लेख किया गया और यह बातें हमने कहाँ से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से। सवाल हमको ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल 54 एवं 55 पर किसका प्रभाव दिखता है? विशेष करके 55 पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत पर किसका असर है? तो आपको बतलाना है कि आयरलैंड के संविधान का और राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाएगा एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा और इसमें होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा इसमें पालन किया जाएगा न्यूनतम चुनावी कोटा। देखिए, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का अर्थ क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक मतदाता एक प्रभावी मत देता है, जिसका अर्थ यह है कि कुल खड़े उम्मीदवारों को मतदान करते समय वह अपनी वरीयता निर्धारित करता है, अर्थात पहली वरीयता, दूसरी वरीयता और तीसरी वरीयता निर्धारित कर देता है। मतगणना में सर्वप्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। न्यूनतम चुनावी कोटा वह कोटा है जो कुल वैध मत का बटा 2+1 अर्थात आधे से एक मत अधिक पाने वाला ही विजयी घोषित किया जाता है। इसको न्यूनतम चुनावी कोटा कहते हैं। सामान्य निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जहां पर यह प्रावधान किया गया है कि जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिल जाए उसी को विजयी घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति के संदर्भ में यह बात कतई नहीं सही है। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह कुल पड़े हुए वैध मत का आधे से एक मत अधिक पाने पर ही विजयी घोषित किया जाएगा। इसलिए एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का अर्थ हुआ कि एक मतदाता मतदान के दौरान अपनी प्राथमिकता या वरीयता निर्धारित करता है। आनुपातिक का आशय है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों में एक सुनिश्चित अनुपात को निर्धारित करना। इसलिए एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य बराबर होता है राज्य के कुल जनसंख्या बटा संबंधित राज्य के विधानसभा
सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अगर यह पद्धति अपना ली जाती है तब एक राज्य के विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या होगा इसका निर्धारण हो जाता है। एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य माने राज्य के कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अब दूसरा इसमें आपको समझना है कि एक सांसद का मत मूल्य क्या होगा। इसका मत मूल्य होता है कुल राज्य विधानसभाओं के मत मूल्यों का योग बटा निर्वाचित सांसद की संख्या। निर्वाचित सांसद की संख्या अर्थात क्या हो गया कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को जोड़कर मिले हुए कुल विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य को जोड़ने पर उससे भाग दे दिया जाए। जो प्राप्त होता है उसको निर्वाचित सांसद के संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह एक सांसद का मत मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार से इसका निर्धारण किया गया और मतगणना के दौरान सर्वप्रथम प्रथम वैधता के मतों की गणना की जाती है, परंतु यदि कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम चुनावी कोटा हासिल नहीं कर पाता तब द्वितीय वरीयता के मतों की भी गणना की जानी आवश्यक हो जाती है। अभी तक बीबी गिरी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका निर्वाचन द्वितीय मतगणना के बाद हुआ था। बाकी अन्य सभी राष्ट्रपति प्रथम वरीयता के मतों से ही निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर यह देखते हैं कि किसी भी सांसद का मत मूल्य विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य की तुलना में अधिक होता है। इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। इसलिए हमको यह सवाल आएगा कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से किन किन लोगों का निर्वाचन होता है, तो आपको बताना है कि यह निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का और राज्यसभा के सदस्य का। देखिए ये तो बात रही आर्टिकल 54 एवं 55 के, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा और उस निर्वाचक मंडल में कौन लोग सम्मिलित होंगे। और हम लोगों ने बात किया कि निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, न्यूनतम चुनावी कोटा क्या होगा। इन सब बातों को हम लोगों ने यहाँ पर समझा। आप देखिए आपको यहाँ पर यह समझना है कि अनुच्छेद 56 में किस बात का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 56 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के पदावधि या इनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति के पदावधि कितनी है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, पद को ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष, तारीख से
5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व स्वेच्छा से स्वहस्ताक्षरित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दिया जा सकता है और यह त्यागपत्र संबोधित होता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसको लोकसभा के स्पीकर के पास भेजता है। इसलिए इस पर 2 सवाल आपको बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र को किसके पास भेजता है, लोकसभा के स्पीकर के पास भेजता है। संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा का स्पीकर इसे जब लोकसभा में पढ़कर सुनाता है तभी से राष्ट्रपति का त्यागपत्र स्वीकृत मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है और राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रतीक है, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निर्वाचित होना आवश्यक है। तो इसके अतिरिक्त आर्टिकल 56 में यह भी कहा गया कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया भी जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है, जिसको इम्पीचमेंट या महाभियोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पदावधि या कार्यकाल का प्रावधान है, लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, पदावधि से न कि निर्वाचित होने की तारीख से, न कि शपथ ग्रहण करने की तारीख से, बल्कि यह 5 वर्ष का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से प्रारंभ होता है। आर्टिकल 57 के अंतर्गत, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार रखता है। अर्थात एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बन सकता है और निर्वाचित भी हो सकता है। यदि कोई एक बार राष्ट्रपति रह चुका हो तो वह दोबारा भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की योग्यता रखता है, क्योंकि उसके पुनर्निर्वाचन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध स्थापित नहीं किया गया। यह प्रावधान आर्टिकल 57 में किया गया। यहाँ पर बात महत्वपूर्ण यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 से अधिक बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। इसलिए एक प्रकार से संसदीय परंपरा यह स्थापित हो गई कि 2 से अधिक बार कोई भी राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार न बने। परंतु यह बाध्यता संवैधानिक बाध्यता नहीं है,
जबकि अमेरिका में यह संवैधानिक प्रावधान है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर 2 से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये 57 में प्रावधान किया गया कि वह पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार रखता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 58 में आते हैं और अनुच्छेद 58 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 58 में यह प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति पद के योग्यता। राष्ट्रपति पद के योग्यता या अर्हता क्या होगी, इस बात का प्रावधान किया गया। सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का वह नागरिक हो। दूसरा है कि वह 35 वर्ष की आयु को 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। तीसरा है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इस योग्यता के निर्धारण का आशय यह है कि वह पागल और दिवालिया न हो, 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो। इसके अलावा आवश्यक है कि उसका नाम निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित एवं 50 सदस्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए। 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित हो और 50 ही सदस्यों के द्वारा उसका नाम समर्थित होना आवश्यक है। यह प्रावधान इसलिए किया गया ताकि कोई भी गंभीर व्यक्ति ही चुनाव में भाग ले जिसका कोई जनाधार नहीं है, ऐसा व्यक्ति निर्वाचन में उम्मीदवार न बन सके और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनकर देश देशांतर में अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लालसा न रखे। इसलिए यह प्रावधान यहाँ पर किया गया कि उसका नाम निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित हो और 50 सदस्यों के द्वारा समर्थित भी होना चाहिए। देखिए, इसके साथ साथ आर्टिकल 59 के अंतर्गत प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 59 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की ये 2 महत्वपूर्ण शर्त है। शर्त यह है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। कहा गया कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो, लेकिन यदि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनता है और राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तब पद ग्रहण करने की तारीख से संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यता अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी और राष्ट्रपति को इसके लिए त्यागपत्र भी देना
नहीं होगा। दूसरा है कि वह किसी लाभ के पद को धारण न करता हो। वह किसी लाभ के पद को धारण न करता हो। लाभ के पद का आशय है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोष से वेतन आहरित न करता हो, वेतन न लेता हो। इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। लाभ के पद को वह धारण न करे। लाभ के पद का निर्धारण करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का फैसला न्यायालय के द्वारा किया जाता है। न्यायालय के द्वारा कराया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के संदर्भ में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का वह सदस्य न हो, यदि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है तब उसे पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी यह सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। और दूसरा है वह लाभ के पद को धारण न करता हो। लाभ के पद को निर्धारित करने का कार्य किसको है? संसद को। अर्थात कौन सा पद लाभ में है, कौन सा पद लाभ का नहीं है, यह डिसाइड करने का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को प्रदान किया गया। देखिए, इसके बाद आता है अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 60 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के शपथ का। भारत में राष्ट्रपति के शपथ के संदर्भ में कहा गया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष वह पद की शपथ ग्रहण करता है। इसलिए हमको सवाल पूछा कि राष्ट्रपति किसके समक्ष पद की शपथ लेता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष यह शपथ लेता है। परंतु यदि किन्हीं कारणों से मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वह वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष भी पद की शपथ ले सकता है। देखिए, ये तो बात यहाँ तक हम लोगों का था। इस संदर्भ में कुछ बातें आपको और भी जानना है। पहला है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो विवाद का निपटारा किया जाएगा किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको यह बात याद रखना है कि यदि राष्ट्रपति पद के संदर्भ में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका फैसला उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है और चुनौती देने की आवश्यकता पड़ती है तो यह चुनौती निर्वाचन से पूर्व नहीं दी जाएगी, बल्कि यह चुनौती निर्वाचन के बाद दी जाती है ताकि राष्ट्रपति का निर्वाचन समय के साथ पूरा कराया जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति पद में निर्वाचन के विषय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार केवल प्राप्त है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अथवा
निर्वाचक मंडल के 10 या अधिक सदस्यों को थर्ड पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रपति पद के निर्वाचन को चुनौती दे सके। अगला है, यदि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल का कोई स्थान रिक्त होता है या किसी राज्य की विधानसभा उस वक्त भंग होती है, तब भी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकेगा। उस निर्वाचन को रोका नहीं जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के दौरान निर्वाचक मंडल के रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति पद का निर्वाचन रोका नहीं जा सकता। इसके बाद आर्टिकल 61 में महत्वपूर्ण बात है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, उसको महाभियोग कहते हैं। यह महाभियोग का प्रावधान क्या है, इसको किस देश से हमने ग्रहण किया और जहाँ से ग्रहण किया वहाँ और भारत के महाभियोग में किन बिंदुओं पर अंतर दिखता है, ये सारी बातें हम लोग आर्टिकल 61 में करेंगे, जिसका नाम है महाभियोग। आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक था। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।